नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, सुबह झारखंड में कोहराम है और कोहराम महागठबंधन के अंदर है। कल जिस तरीके से चुनाव परिणाम आया, पूरे महागठबंधन को झकझोर गया। दरअसल महागठबंधन के पास 56 इंच का सीना था, लेकिन वह 56 इंच का सीना एक बारगी ही टूटता नजर आया और परिमल नाथ वानी विजय घोषित कर दिए गए। दरअसल परिमल नाथ वानी की जीत को लेकर मीडिया घरानों में कई तरह की चर्चा पहले से भी चल रही थी और यह दावा किया जा रहा था कि परिमल नाथ वानी को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। और परिमल नाथ वानी ने वो कारनामा कर दिखाया। लेकिन उस कारनामे के बाद महागठबंधन के अंदर कोहराम है। कोहराम इसलिए कि कांग्रेस के निशाने पर राजद और माले है। कांग्रेस सीधा सीधा हमलावर है कि माले और राजद ने भगवा का साथ दे दिया। ने लाल हरा भी भगवा और लाल भी भगवा हो गया। राकेश सिन्हा कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सिक्के की खनक पर सब मुजरा करने लगे। दूसरी तरफ राजद की ओर से कहा जा रहा है, पहले अपने गिरवान को तो झांक लीजिए। कोलकाता कैश कांड तो याद ही होगा। कौन लोग सीएम हेमंत की सत्ता को हिलाते डुलाते दिख रहे थे और सवाल के राजू की भूमिका पर भी खड़ा किया जा रहा है। साफ शब्दों में राजद की ओर से कहा जा रहा है कि यदि इसका कोई किरदार है तो सिर्फ और सिर्फ के राजू हैं और वोट की चोरी या ये प्रपंच राजद माले ने नहीं, खुद कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के विधायकों ने किया है, के राजू के निगरानी में किया है। के राजू हर 15 दिन के बाद आते हैं, यहां से झोली भरकर जाते हैं। ये तमाम तरह के दावे हैं और इस बीच मीडिया के भी अपने दावे हैं। लाइफ लगातार के संपादक सुरजीत सिंह ने एक आलेख लिखा। उन्होंने कहा, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। समझ सकते हैं, उनका एक अपना नजरिया है। इन तमाम नजरिया के बीच हमारे साथ एक बार फिर से मनीष आनंद है और मनीष आनंद इसलिए है कि पॉलिटिकल पार्टियों के बयान तो अपने इंटरेस्ट के अनुसार होता है, लेकिन एक पत्रकार इसे किस रूप में देखता है? वो हर दल को देखता है, हर पार्टी को देखता है, पार्टियों के कंप्रोमाइज होते देखता है, पार्टियों के अंदर की सियासत को देखता है। तो मनीष जी, एक बार फिर से इस कोहराम के बीच आपका स्वागत है। आप किस रूप में देख रहे हैं? आखिर परिमल नाथ वानी ने यह सिद्ध कर दिया, एक उद्योगपति के आगे किसी की नहीं चलती। और यही बात जयराम महतो ने कहा था कि गली के गुंडा से लड़ना आसान है, सरकार से लड़ना आसान है, लेकिन एक उद्योगपति से यदि आप लड़ाई लड़ते हैं ना, तो देश का कानून, संविधान, नियम परिनियम सब कुछ उसके पॉकेट में होता है। परिमल नाथ वानी ने साबित कर दिया कि वे निर्दलीय नहीं, सर्वदलीय हैं। देखिए, हम इसमें परिमल नाथ वानी को कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि परिमल नाथ वानी की जगह कोई और भी हो सकता है, कोई और भी उद्योगपति हो सकता था। अगर हमारा ईमान ही बिका हुआ रहेगा तो परिमल नाथ वानी की जगह अगर किसी ने खरीदा तो कोई और भी खरीदार हो सकता था। मतलब बिकने वाले लोग तैयार थे, बिकने के लिए तो लोग तैयार थे। अब खरीदार अगर अच्छा मिल गया तो ठीक है, ये बात तो हो गई ऐसे। लेकिन जो हमें लगता है कि जो हार हुई कांग्रेस की, उसको लेकर शायद हम लोग पत्रकार ज्यादा मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस मंथन नहीं कर रही है, कांग्रेस मंथन नहीं कर रही है, गठबंधन भी मंथन नहीं कर रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेएमएम की ओर से चुप्पी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए ना, आप एक एक चीजों को देखिए, किस तरह की घटनाएं इस गठबंधन के साथ हुई। आपने कैश कांड का जिक्र किया, क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ कैश कांड का? जो कैश कांड में गिरफ्तार हुए थे, आज कॉलर खड़ा करके मंत्री बने हुए हैं इसी सरकार में। क्या हुआ? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या किया? उस समय जो गिरफ्तारी हुई थी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार थी, उसको गिराने के लिए हुई थी। अब क्या किया उस बारे में? उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो लोग मंत्री बन गए, मंत्री बन गए। बिहार में हुआ, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ। असम में हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं होगा।
ये हमारे आपके लिए है कि थोड़ा सा हम लोग आप लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। हमको आपको तनाव होता है, तनाव इसलिए होता है क्योंकि हम आप भी कई तरीके से चीजें सोचते हैं कि एक जो है वो शायद हमारी आपकी चमड़ी उतनी मोटी नहीं है जितने नेताओं की चमड़ी मोटी है। वो आप देखिए कि कल हार हुई है और गठबंधन के नेता कांग्रेस के मंत्री और विधायकों को देखिए अपने अपने काम में लगे, जो बयान देना था दिया, कहानी खत्म। एक दो दिन में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, कांग्रेस और राजद की रार भी खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। और इसलिए जन्म चुप है कि लड़ो तुम दोनों आखिरकार, चौकीदारी तो मेरी ही करोगे। अब बिहार के चुनाव के समय क्या हो रहा था, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लग रहा था कि अब टूट जाएगा गठबंधन, तो अब टूट जाएगा। बंगाल के समय भी, असम बंगाल के समय भी ऐसा ही लग रहा था। कुछ नहीं होगा, इन नेताओं विधायकों को भी कुछ नहीं होगा, इनको पता है कि कुछ नहीं होना है, क्योंकि कई चीजें हैं। शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को पता है। अब देखिए ना कि चुनाव परिणाम आया, प्रणब झा हारे, कुछ ही देर के बाद मतलब बयान आया कि राजू का बयान आया, उन्होंने माले और राजद पर भूमिका पर सवाल खड़े कर दिया। हमें तो लगता है कि गठबंधन के दलों ने जो है वो बिल्ली को ही दूध की रखवाली का जिम्मा दे दिया। बड़ा इशारा कर रहे हैं। हाँ निश्चित, अगर ऐसा नहीं हुआ, क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ तो कैसे जीत गए परिमल नाथवानी? उनके पास कैसे एक्स्ट्रा वोट आ गया? अगर 2 वोट एनडीए के 2 वोट अगर रद्द हो गए, कैंसिल हो गए, यानी 30 वोट उनको पड़ रहे थे, उस हिसाब से गठबंधन के मिले, उनके पास 24 का संख्या था, 6 वोट तो उनको मिला। 6 वोट किसने दिया? तो जो शरीफ होता है हमारे यहाँ, उसके ऊपर सबसे पहले ठीकरा फोड़ दिया जाता है, माले के ऊपर फोड़ दिया गया, आरजेडी के ऊपर, क्योंकि आरजेडी का तो कैरेक्टर इस तरीके का रहा है, बिहार हो या अन्य जगहों पर हो, लोग उसको उसी तरीके से लेते हैं। आबरा के मौगी सबके भौजी, ये कहावत है देहात में। तो वो आरजेडी के लिए, तो आरजेडी को लेकर तो कहीं कोई इफ बट नहीं है, इफ बट होना भी नहीं है। अब देखिए कि मुझे लगता है कि पहला संकेत उन्होंने जो चूड़ा दही के साथ तस्वीर डाली थी, क्योंकि हम लोग बांध के चलते हैं कि चूड़ा दही खा के गाना मतलब जतरा है, उसको जो है वो अच्छा रहेगा। तो जो संजय यादव ने चूड़ा दही के साथ अपने 4 विधायकों की तस्वीर डाली थी, जिन लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाके देख लेंगे कि संजय यादव भोला यादव के साथ अपने 4 विधायकों के साथ बैठ के चूड़ा दही खा रहे हैं। तो उनका जतरा तो बन गया था। अब उनके 2 गए, 4 गए, 1 गए, 3 गए, जैसे जो गए वो जाने। वो तो अब ये ऐसी पहेली बनी हुई, ऐसे खिचड़ी बना हुआ है इस बार कि किसने क्रॉस वोटिंग किया कुछ पता नहीं चल रहा है। सब अपने अपने तरीके से आकलन कर रहा है, या पुख्ता तौर पर नहीं, 1-2 नाम सामने हैं, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। लेफ्ट के ऊपर भी कर दिया गया, लेकिन मुझे लगता है कि वाम दलों की जो राजनीति रही है उसके हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो इतिहास में पहली बार। आपको लगता है कि वाम दल आज उसी भूमिका में है, विचारधारा के प्रति उनकी वही प्रतिबद्धता है जिसकी आशा आप करते हैं? नहीं, कुछ तो है, अभी भी नहीं है, कुछ ना कुछ आप देख लीजिए। हर पार्टी में जो उसका बेस होता है वो रहता है, और वाम दल के सिमटने के पीछे एक बड़ी वजह यही है कि वो कभी भी पूंजीवाद की तरफ उस तरीके से नहीं भागे जैसे बाकी लोग भाग गए। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य दल हो, सब लोग तो पूंजीवाद की तरफ गए, वाम दल उस तरीके से नहीं गए। यहां पर मुझे संभावनाएं कम लगती हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब जो अपने पोलिंग एजेंट जो बनाए उनको भी कॉम्प्रोमाइज, अगर 2 विधायक कॉम्प्रोमाइज होते हैं। हालांकि जो विनोद सिंह है, जो पूर्व में विधायक थे बगोदर के, उन्होंने कहा कि जब हम एक विधायक थे, इकलौते विधायक थे पिछली सरकार में, इकलौते विधायक में आरजेडी के भी मंत्री थे, बोले कि जब उस स्थिति में हम लोग मंत्री नहीं बने तो हमारे विधायक कैसे बिकेंगे? बात सही है, अगर एक विधायक हो गया आरजेडी का मंत्री बनने का मतलब है पैसा कमाना। तो बोले कि जब हम उस समय पैसा हमारी विचारधारा पैसा कमाने की नहीं थी, तो अभी तो हमारे 2 विधायक हैं, 2 पर हम भी एक बन सकते थे, लेकिन नहीं बना। तो बोले कि उस समय, इसलिए मुझे लगता है, और देश भर में जितने मीडिया के लोगों से हमारी बात हुई है, उन सबको यह आश्चर्य होता है कि लेफ्ट कैसे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है इस मामले में। बाकी चीजों में अलग बात है। एक न्यूज में देना चाहूंगा, मुझे तक जो खबर आ रही है कि
राजद की ओर से कहा गया था, पूर्व मंत्री हैं भोक्ता, भोक्ता को पर्यवेक्षक बना दिया जाए, जो पोलिंग एजेंट बना दिया जाए। तो वहां से तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं, मैं भोला यादव को बना देता हूं, क्योंकि क्योंकि खेल तो वहां होना है और खेल की बदनामी तुम्हारे मत्थे नहीं आए, राजद के मत्थे नहीं आए, इसलिए लालू यादव के सबसे विश्वसनीय सहयोगी को भेज रहा हूं ताकि राजद की भूमिका पर सवाल खड़ा नहीं हो। लेकिन सवाल तो खड़ा हो गया। इसलिए आप देखें कि उनके सभी विधायक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे एक साथ, तो चोरकेदारी में तिनका वाली भी बात हो सकती है। हमें तो नहीं पता कि क्या हुआ नहीं हुआ, हमारे पास कोई जान के। और ये हॉर्स ट्रेडिंग ये इस तरीके से होता है कि किसी को पता नहीं चलता। लेकिन ये राजनीति, और जो आप बात कर रहे थे कि देवेंद्र जी की मुख्यमंत्रियों की चमड़ी बड़ी मोटी होती है, तो आप चमड़ी तो पत्रकारों की भी मोटी होती है ना, होती है। लेकिन नेताओं का या जो विधायक है उनको लेकर जब हम बात कर रहे हैं, तो आप देखिए कि चुनाव हारे के राजू का बयान आया और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास गए, मुख्यमंत्री आवास पर उन्होंने मुलाकात की, क्या बात हुई नहीं बात हुई, उन्होंने कहा कि समीक्षा हुई। अब ये समीक्षा कांग्रेस की इतनी ही होती है या इतनी ही होगी, समीक्षा के लिए सब कह दी जाती है कि समीक्षा हुई, सभी लोग निकले और जो है वो हार की समीक्षा की कि कैसे प्रणव झा हार गया। नहीं, हार की समीक्षा में यह होती है कि अगली बार हार होगी तो उसकी समीक्षा करेंगे। तो ये अब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को देखना होगा। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार कि वाम लेफ्ट पार्टियां इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जानकारी तो ये भी है कि कांग्रेस या झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो सकते, अगर मान के चलिए 4 आरजेडी के हैं, उनमें से एक का वोट जो है वो रद्द हो गया, तो बाकी तो कांग्रेस या झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही हो सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की गुंजाइश थोड़ी सी कम इसलिए है क्योंकि उनको 4 ही उनके विधायकों को वोट करना होगा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ये नहीं चाहेगी कि अपने 4 विधायकों की वजह से बदनामी हो जाए। ये ना कभी वाले अगर ये भांडा फूटे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिन्हा है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने विधायकों के अंदर ही देखना चाहिए, उनके विधायक और उनके मंत्रियों के अंदर भी झांकना चाहिए। संजय यादव के उस तर्क में आपको दम नजर आता है कि कांग्रेस आत्म मंथन करे, खुद के गिरवा में झांके, और ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है ये कांग्रेस की ओर से ही हुई हो सकती है। कांग्रेस के विधायक कैश के साथ पकड़े जाते हैं, 3 विधायक, उस मामले को रफा दफा कर जाता। अभी भी जो है वो 3 विधायक का पासपोर्ट सीज है कोर्ट में। तो कांग्रेस में ऐसा हो सकता है तो आश्चर्य की बात तो नहीं है ना। कांग्रेस में ऐसा हुआ है और होता ही है, देश भर में होता है, झारखंड में भी हुआ। और झारखंड में तो बहुत कुछ होता है। झारखंड में तो जितनी बार चुनाव हुआ है उतनी बार जो है क्रॉस वोटिंग, हॉर्स ट्रेडिंग हुआ। इस बार लग रहा था कि शायद परंपरा बदलेगी, हमें आपको सबको लग रहा था कि परंपरा बदलेगी। खासतौर पर मैं जिस तरीके से देख रहा था कि लड़ाई में पिछड़ने के बावजूद भी प्रणव झा ने अपने तरीके से बहुत ज्यादा अटेम्प्ट लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिला। भले वो बोले या ना बोले, उन्होंने मीडिया में आकर धन्यवाद दिया कि हमारे 16 विधायकों ने वोट दिया, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि उनके 16 विधायकों ने उनको वोट नहीं किया है। राहुल गांधी का जन्मदिन है, हाँ, तो बहुत अच्छा उस जन्मदिन पर कितना अच्छा तोहफा मिला है उन्हें, बहुत अच्छा तोहफा दिया है, बहुत अच्छा तोहफा दिया। अब राहुल गांधी इस तोहफे को कितना याद रखेंगे ये उनको देखना होगा। वो कितने गंभीरता से इस पूरे मामले को लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। आपको लगता है कि कांग्रेस को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, कम से कम झारखंड में संगठन के स्तर पर? बिल्कुल करने की जरूरत है। आप देखिए कि आपका प्रदेश नेतृत्व फेल हुआ, प्रभारी भी फेल हुआ, प्रदेश नेतृत्व में प्रभारी भी आ गए जिनको आपने जिम्मा दिया, जिनको आपने ऑब्जर्वर बना के लाया, उनकी वो हैसियत कभी नहीं रही कि 1-to-1 सीएम हेमंत से बात कर सके। आपको एक वजनदार आदमी को यहाँ देना चाहिए था। वजनदार मतलब राजनीतिक तौर पे जिनकी पहचान हो, जिनको वो कम से कम। और मैं जो देवेंद्र जी बातें कर रहा था कि कांग्रेस ने जब उम्मीदवार दिया और उसके बाद कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों का जो अप्रोच होना चाहिए वो नहीं था। आप देखिए, प्रणव झा मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं या उनको मुख्यमंत्री से मिलना होता है अपनी उम्मीदवारी के लिए, तो कौन सा मंत्री और विधायक जाता है उनके साथ? आप अगर मंत्री हैं
तो आपकी हिस्सेदारी भी सरकार में है, आपकी हिस्सेदारी भी है, मुख्यमंत्री के आप सहयोगी हैं कैबिनेट में। तो किस मंत्री ने कौन सा एफर्ट लगाया प्रणव झा के पास को जीत दिलाने में? कौन से विधायक ने एफर्ट लगाया? किसी ने नहीं लगाया। प्रणव झा अकेले जाते हैं पटना, प्रणव झा जाते हैं प्रभारी के साथ मिलने के लिए मुख्यमंत्री के आवास, कोई मंत्री नहीं जा सकता था। क्या मंत्री यहाँ जो मंत्री और विधायक थे, अगर पहले से ही ये शुरू से ये लग रहा था कि आरजेडी कमजोर कड़ी हो सकती है, तो क्या आरजेडी के चारों विधायकों के पास प्रणव झा को लेकर कांग्रेस पार्टी के कोई मंत्री या विधायक नहीं जा सकते थे, जिनका संबंध अच्छा होगा कि प्रणव झा के साथ 1 to 1 आमने सामने बात करिए, गिले शिकवे जो भी हैं, उनको कन्विंस करिए? किसी ने एफर्ट नहीं लगाया। संजय यादव ने तो कहा था ना कि कोई अप्रोच नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री का जो आदेश होगा, जो हमारे आला कमान का आदेश होगा वो किया। तो मैं उस हिसाब से आरजेडी को उस हिसाब से दोष नहीं दूंगा। दोष आपके अंदर है। आपने जो केंद्रीय नेतृत्व ने जिस कैंडिडेट को दिया, आपने उसको जिताने में कोई भूमिका नहीं। मैं एक सवाल और यहाँ करूंगा, ये जो कांग्रेस के मंत्री हैं, क्या उनकी प्रतिबद्धता कांग्रेस के प्रति नहीं होकर कहीं ना कहीं जेएमएम के प्रति है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि प्रणव झा की उम्मीदवारी आई सामने और ये लोग इनएक्टिव है या उस रूप में एक्टिव नहीं है, तो क्या माना जाए कि जिस तरह से जेएमएम के अंदर नाराजगी पसरी थी, वह नाराजगी कांग्रेस के मंत्रियों के अंदर भी थी अपने ही उम्मीदवार के प्रति? देखिए, आपने कहा था कि कोई इनकी जवाबदेही जेएमएम के प्रति भी नहीं है, गठबंधन के प्रति भी नहीं है। अच्छा। अगर ये गठबंधन और जेएमएम के प्रति इनकी जवाबदेही होती, इनकी जवाबदेही अपने अंदर है, अपने लिए है कि अपने मंत्री कैसे बने रहेंगे। जब हेमंत सोरेन या झारखंड मुक्ति मोर्चा नाराज हुआ बिहार में जो है हिस्सेदारी नहीं देने पर, तो कौन संजय यादव और कौन इरफान अंसारी गए थे अपने अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करने के लिए? कोई नहीं गया। कोई नहीं गया। संजय यादव जो है अपने बेटे का टिकट मांगने के लिए तेजस्वी यादव के पास जा सकते हैं और हेमंत सोरेन की नाराजगी के बारे में नहीं बता सकते कि उनको 2 या 1 सीट दे दीजिए आप। इरफान अंसारी या दीपिका पांडे सिंह जो है अपने केंद्रीय नेतृत्व को नहीं, आज कोई मंत्री है झारखंड में कांग्रेस से, तो केंद्रीय नेतृत्व के ही दया पे है ना। तो आप बताइएगा ना कि हेमंत सोरेन मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन लोगों को बस कुर्सी चाहिए। उनको पता है कि जब तक सत्ता है तब तक सत्ता की मलाई लो। इनको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, चाहे कांग्रेस पार्टी के कोई भी विधायक हो, कोई भी मंत्री हो। मैं एकदम बिल्कुल कर रहा हूं, उनको कोई सरोकार नहीं है, कांग्रेस पार्टी से कोई मतलब नहीं है। आप देखिए ना, आज की तारीख में राजनीति का कोई कुछ रह गया है क्या? जिस तरीके से बीजेपी महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक चीजों को कर रही है, कल को झारखंड में कांग्रेस के साथ ऐसा ना हो जाए, इस बात की कोई गारंटी ले सकता है? कांग्रेस के भी 16 में से 10 विधायक 12 विधायक जा सकते हैं। कोई घंटे जिस दिन मोदी और शाह चाह लेंगे वो भी हो जाएगा, कांग्रेस टूट जाएगा। आज परिमल नथवानी, आज 24 विधायक है ना इनके पास, 24 विधायक थे ना एनडीए के पास, कैसे तोड़ के ले आए? जब एक राज्यसभा सांसद बनाने के लिए तोड़ा जा सकता है, तो सरकार बनाने के लिए नहीं तोड़ा जा सकता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक हैं, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व उन सब विधायकों को बुलाए। अब होगा क्या कि पिकनिक मनाने ये सब हवाई जहाज और से जाएंगे दिल्ली, केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट देंगे, के राजू भी जाएंगे, केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट दे देंगे, बात खत्म। यहाँ पर फिर अब आज ही देखिए ना, सब अपने अपने काम में, किसी को चिंता है कि उसके कैंडिडेट की हार हो। एक नैरेटिव चल रहा है कि परिमल नाथवानी का सीएम हेमंत से 2 बार मुलाकात, परिमल नाथवानी का नामांकन अवैध होना, त्रुटि पाया जाना, उसका वैध हो जाना, इन्हीं तमाम घटनाक्रमों को जोड़ते हुए कुछ एक पत्रकार लिख रहे हैं। एक सुरजीत सिंह भी लिखे उसमें लाइफ लगातार से कि गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। इसे किस रूप में देखिए, इस चीज से तो वो मतलब उनके नेतृत्व में गठबंधन है, तो इस चीज से इनकार तो नहीं किया जा सकता। लेकिन हेमंत सोरेन की जवाबदेही क्या है? हेमंत सोरेन की जवाबदेही है कि उनके पार्टी, चूंकि पार्टी के सुप्रीमो भी हैं, तो उनके पार्टी के विधायकों का, जो विधायक उनके पास बचे हुए हैं, उनका वोट जो है वो कांग्रेस को मिले। तो वो 28 भी ले सकते थे, 30 तक काटा क्यों? ये थोड़ी सी बात है कि वो 28 सीट लेके 2 सेकंड प्रायोरिटी, यदि 28 में काटा फंसता तो सेकंड प्रायोरिटी से जीत हो जाए। अगर मान के चलिए वो 30 की जगह हेमंत सोरेन 28 ही लेते, 2 अगर कांग्रेस को दे भी देते, तो क्या प्रणव झा जीत रहे थे? नहीं जीत रहे थे।
हेमंत सोरेन का 2 विधायक लेने के बाद भी वो नहीं जीत रहे थे। तो देखना दूसरी तरफ है, आप हेमंत सोरेन की तरफ देखना है, लेकिन देखना दूसरी तरफ भी है, सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना है। वो पहलू भी ठीक है, आप कह सकते हैं उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा था तो उनकी गारंटी उनके विधायक है। कल्पना सोरेन की साख पर बट्टा नहीं है, प्रणब झा के प्रस्तावक होते हैं और उस प्रत्याशी की हार हो जाती है। देखिए, हमने कहा ना उसमें हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन की जवाबदेही सिर्फ अपने पार्टी के विधायक करती है। थी। कहीं भी ये शिकायत नहीं आई, ना आरजेडी ने लगाया, ना माले ने लगाया, ना कांग्रेस पार्टी ने ये कहा, चाहे वो डर से कर रहे हो नहीं, या कांग्रेस के अंदर महागठबंधन को बचाने या गठबंधन का हिस्सा बन जाने की मजबूरी है। जेएमएम के ऊपर तो किसी ने आरोप नहीं लगाया है। नहीं, जेएमएम ताकतवर है। हाँ, ताकतवर, राजद कमजोर है, माले कमजोर है। तो मैंने कहा ना कि आबरा के मौगी सबके भौजी, उसने कांग्रेस ने तान दिया, कर दिया, तो आरोप लगा दिया। लेकिन अगर 30 वोट पड़े, परिमल नाथवानी को, तो 6 वोट पड़े, 6 में इन्होंने ये गिना दे रहे हैं कि आरजेडी के 4 पड़े, तो आरजेडी के 4 पड़े, तो एक इनवैलिड हो गया वोट। वो किसका पड़ा? एक तो वोट गठबंधन का इनवैलिड हुआ ना, वो किसका था? वो गठबंधन में किसी ने तो, अगर लेफ्ट ने भी दिया और आरजेडी ने भी दे दिया उसको, तो उसके अलावा भी तो कोई है। निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो या कांग्रेस का, जिसका भी हो, कोई उसके अलावा भी तो, इस 6 के अलावा भी तो कोई है। पर एक खेल तो उधर भी हुआ है ना। हाँ। उधर से भी 2 वोट उधर से भी 2 हुआ है। इसका मतलब खेल वहां भी हुआ है। वहां भी हुआ है। अगर नाथवानी नहीं आते, हाँ। तो यहां पर एनडीए की जीत नहीं होती। नाथवानी के आने से फायदा एनडीए को यह हुआ कि उनकी झोली में एक और सीट चला गया राज्यसभा का। तो ये माना जाए कि 2029 का जब चुनाव होगा तो इधर या उधर जो भी खेला हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि सीएम हेमंत को इन बारे में जानकारी नहीं है, उनकी पूरी पैनी नजर बनी होगी। तो अब जो है भाजपा की भी सियासत बदलेगी, जेएमएम की भी सियासत बदलेगी। मैं प्रत्याशी चयन में कह रहा हूं। नहीं, हो सकता है। अब कांग्रेस क्या रुख लेती है, और जो कांग्रेस को लेकर जो लोग जानकार लोग बताते हैं कि कांग्रेस को अगर जूते के नोक पर भी रखेंगे तो कांग्रेस रहेगी झारखंड में। तो अगर ऐसी स्थिति है तो फिर आप समझिए कि ऐसे 2029 तक ऐसा ही चलना है, क्योंकि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इन सब चीजों को किस तरीके से ले रहा और अपने गिरेबान में झांक। आप हेमंत सोरेन के ऊपर उंगली तब उठा सकते हैं जब खुद आप दोष मुक्त हो। आपके 3 विधायक नोट के साथ पहले भी पकड़े जा चुके हैं, वो 3 के 3 विधायक अभी भी हैं, उसमें से एक मंत्री भी है। तो आपके अंदर भी तो काला है। पहले आप अपने अंदर के शुद्धता को, अपने अंदर को शुद्ध करिए, फिर दूसरे को शुद्ध कर सकते हैं। दूसरे के ऊपर तब आप उंगली उठा सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर कांग्रेस तब उंगली उठा सकती है जब वो अपने तरीके से पाक साफ हो, क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी के विधायकों के भी नाम आए हैं, क्योंकि इस तरह से खिचड़ी बुना गया, इस तरह से स्क्रिप्ट लिखी गई है कि कुछ पता ही नहीं। 2029 में आप जेएमएम को मजबूत होते दिख रहे हैं। क्या जेएमएम यह विचार कर रहे हैं कि कांग्रेस राजद को थोड़ा और डिमिनिश किया जाए, जेएमएम को और थोड़ा इंक्रीज किया जाए? ऐसा कोई रणनीति है क्या जेएमएम के अंदर? ये तो जरूर दिख रहा है। आप अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पॉलिटिक्स और हेमंत सोरेन की राजनीति को थोड़ा बहुत अगर थोड़ा सा और अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि हेमंत सोरेन उन क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जो उनका पॉकेट्स नहीं रहा है, जिस क्षेत्र में वो प्रभावी उतने ज्यादा नहीं रहे हैं। अब देखिए कि बैद्यनाथ राम को राज्यसभा भेज के लातेहार पलामू प्रमंडल को उन्होंने अपने तरीके से पलामू प्रमंडल को साधा है। वहां जो एक दलित के चेहरे के रूप में राधा कृष्ण किशोर का नाम एक तरीके कांग्रेस था, तो यहाँ पर उससे बड़ी लकीर खींच दी, बैद्यनाथ राम को भेजते। तो वहां पर एक अलग तरीके का, पलामू प्रमंडल में एक अलग तरीके का मैसेज दिया है। और पलामू प्रमंडल में इसलिए है कि वहां बसपा का एक बड़ा वोट बैंक रहा है, तो निश्चित रूप से पलामू में दलित पॉलिटिक्स के काम सवाल रहा है। वहां वो एरिया किसका रहा है? वो एरिया या तो बीजेपी का रहा है या कांग्रेस और आरजेडी का रहा है, तो उस तरफ बढ़ते हुए वो नजर आ रहे हैं। दूसरी बात कि आप कोडरमा की तरफ जाएंगे तो कोडरमा भी वो एक तरीके से आरजेडी का इलाका रहा है, लेकिन वहां पर वो शालिनी गुप्ता को लेकर आ गए हैं। वो उस पॉकेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि आरजेडी का या फिर कांग्रेस
का गढ़ रहा हो। तो ये हेमंत सोरेन की राजनीति में बड़ा बदलाव, हजारीबाग को भी लेकर ये लग रहा है कि खासतौर पे लोकसभा चुनाव के बारे में कहा जा रहा है कि अगली बार जब लोकसभा का चुनाव होगा तो हेमंत सोरेन, अमूमन कांग्रेस पार्टी को हजारीबाग की सीट मिलती थी, इस बार अगली बार 2029 में प्रणब वर्मा को लेकर के भी ये कुछ खबरें आ रही है कि जेएमएम के अंदर उन्हें बड़ी भूमिका दी जा रही है। वही मैं कह रहा हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उस तरीके से सोच रही है। आप देखिए कि 2024 के चुनाव में चाईबासा की सीट तो कांग्रेस से ले ली ना, तो इस तरीके से चाईबासा की सीट वैसी ले ली जो उनकी सिटिंग सीट, तो हजारीबाग तो उनकी सिटिंग सीट है भी नहीं, तो वहां वो ले सकते हैं। कोडरमा की सीट उनकी सिटिंग सीट है भी नहीं, तो वो हेमंत सोरेन अपने राजनीति को उस तरीके से बढ़ा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उन एरिया, उन क्षेत्रों में भी वो बढ़े जहां पर उनके नहीं। अब अगर पलामू प्रमंडल में आप मिथिलेश ठाकुर और बैद्यनाथ राम को छोड़ दीजिए तो वहां उस इलाके में तो कोई उनका प्रभाव वैसा है नहीं। वो इलाका कांग्रेस और बीजेपी और इनका ही रहा है। लोहरदगा से भी आप उधर बढ़ जाइए तो नहीं रहा है, उनका कोई क्षेत्र ही नहीं रहा। लेकिन ये अब उस तरफ बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है। तो जो खासतौर पे जो गैर आदिवासी क्षेत्र है उस तरफ भी हेमंत सोरेन अब ट्राइबल लीडर नहीं रहेंगे, ट्राइबल लीडर से आगे बढ़ के झारखंडी लीडर। हाँ, वो ऐसे भी मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़े नेता, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो एक उनके ऊपर था कि वो आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं, बैद्यनाथ राम को राज्यसभा भेज के उन्होंने दलित वोट को भी बहुत हद तक मैसेज दे दिया है कि नहीं। और उन्होंने जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट लिखा बैद्यनाथ राम, उसमें लिखा उन्होंने जय भीम, जय भीम, जय भीम लिखा। तो यहां से वो उन्होंने मैसेज दे दिया कि क्या वो मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं वो बता दिया। तो इस चुनाव से, इस राज्यसभा चुनाव से, ठीक है एनडीए के खाते में एक सीट चली गई, फायदा अंततः फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा का हुआ है। हाँ, एक लोग के कांग्रेस को भी औकात बता दी गई। अगर कांग्रेस ने, अगर मैं मानता हूं अगर कांग्रेस ने, हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और तेजस्वी यादव को उन्होंने प्रणब झा के नाम की घोषणा होने से पहले ही सूचना दे दी थी। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ने प्रणब झा की जगह किसी स्थानीय या आदिवासी को का चेहरा रखा होता सामने, तब जेएमएम के लिए मुश्किल, तो जेएमएम के लिए भी मुश्किल होती और बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग या एनडीए के लिए क्रॉस वोटिंग कराना भी मुश्किल होता। तो ये चीजें, ये होमवर्क करना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को। ये एक और होमवर्क करना कांग्रेस के कैरेक्टर में नहीं है। हाँ, कैरेक्टर में नहीं है। वो अपनी गलतियों से सीख नहीं रही है, इसलिए इस तरीके से सिमटती चली आ रही है। और मैं ये फिर मानता हूं कि जो प्रणब झा की हार हुई है उससे भी कोई सीख नहीं लेगी और उससे भी कोई बदलाव। हमें लगता है कि कांग्रेस की इस हार से कांग्रेस में जितनी निराशा नहीं, उससे ज्यादा निराशा उन पत्रकारों में है जो लोकतंत्र को सिमटता हुआ देख रहे हैं। निश्चित तौर पे, क्योंकि प्रजातंत्र तो यही है ना कि आमने सामने की लड़ाई, कोई किसी एक भी राजनीतिक दल का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। वो तो फिर राजतंत्र की तरफ चला गया। चाहे यहाँ पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा है तो इसका मतलब ये नहीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 80-81 सीट पर चुनाव जीत जाए या जो 80-81 के विधायक हो। विपक्ष भी होना चाहिए, वैसी तरीके से केंद्र में भी होना चाहिए। किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं होना चाहिए, सबके लिए स्पेस होना चाहिए। पत्रकारों की चिंता है, कांग्रेस को खुद अपनी चिंता नहीं। यहाँ से लोगों को ये लग रहा था कि अगर यहाँ प्रणब झा जीतते हैं तो गठबंधन को उसका फायदा होगा ही होगा, एक मैसेज भी दिल्ली तक जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वो पूरी तरीके से होगा, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव अमूमन इस तरीके से कभी मीडिया में आता नहीं है। आप देखिए ना कि प्रणब झा आ रहे हैं, कभी भी राष्ट्रीय मीडिया में या मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरीके से चर्चा नहीं होती थी जैसे इस बार हो रही है चर्चा। हाँ, चर्चा होती थी हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग के साथ साथ, क्रॉस वोटिंग के साथ साथ कई और चीजों को लेकर भी चर्चा हो रही है कि कैसे, किसने किया, किसने दगा दिया, इन सब चीजों को लेकर झारखंड उस तरीके से निष्क्रिय था, लेकिन अब थोड़ा सा सक्रिय हुआ है। अब कांग्रेस पार्टी इसको किस तरीके से लेते हैं, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ के क्षेत्रीय जो नेता हैं, जो फीडबैक तो यहीं के लोगों से लेंगे ना, तो जब फीडबैक देने की बारी आएगी तो वही आरजेडी और वही माले के ऊपर ये लोग ठीकरा फोड़ देंगे, अपने गिरेबा में झाकेंगे, अपनी ओर से नहीं बताएंगे कि उन्होंने कितना साथ दिया प्रणब झा को जिताने के लिए। क्या प्रणब झा को लेकर वो जो है वो आरजेडी के विधायकों के पास कभी गए हो? आरजेडी के विधायक के घर के में कभी गए? नहीं गए।
तो आपने पूरा विश्लेषण देख लिए होंगे, एक ही जवाब है, कांग्रेस है कि सुधरती नहीं। जब कांग्रेस ही सुधरने को तैयार नहीं है तो फिर इस कांग्रेस का उपचार कहां है? पत्रकार और पत्रकारों की चिंता लोकतंत्र के सिमटते दायरे को लेकर है। निश्चित रूप से कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और पूरे देश में उसका एक फुटप्रिंट है, लेकिन यदि कांग्रेस अपना उपचार कुछ खुद नहीं करती, अपने घटक दलों पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाती है, तब तो यह बात बनने वाली नहीं है। और निश्चित रूप से सीएम हेमंत उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां उन्हें न कांग्रेस की जरूरत हो न राजद। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।